तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े कॉन्सर्ट से, जहां हजारों की भीड़ हंटर्स एक्स नाम की अपनी फेवरेट सेलिब्रिटी बैंड का नाम जोर जोर से चिल्ला रही होती है। मंच पर अंधेरा छाया होता है और रोशनी झिलमिला रही होती है और फैंस अपनी सांसें रोके इंतजार कर रहे होते हैं कि बैंड कब एंट्री करेगी। लेकिन तभी अचानक कहानी हमें कई साल पीछे लेकर जाती है, एक पुराने समय में, जहाँ पर यह बताया जाता है कि डीमंस हमेशा से इस दुनिया में इंसानों का शिकार करते आए हैं। वो इंसानों की सोल को चुरा कर अपने पावर्स को बढ़ाते हैं और इन सारी चुराई गई सोल्स की एनर्जी उनके डीमन किंग कीमत तक पहुंचती है। लेकिन फिर एक दिन ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए कुछ हंटर्स सामने आते हैं। वे सभी ऐसे इंसान थे जो खास आवाजों के साथ पैदा हुए थे, जो अंधकार को पीछे धकेल सकती थी। ये हंटर्स सिर्फ तलवारों या जादू से नहीं, बल्कि अपनी म्यूजिक से लड़ते थे। इनका म्यूजिक लोगों की सोल को छूता था, लोगों को जोड़ता था और इसी कनेक्शन की वजह से उन्होंने एक पावरफुल शील्ड बनाई जो हमारी दुनिया की रक्षा करता है। और हर पीढ़ी में ऐसे 3 नए हंटर चुने जाते हैं जो इस जिम्मेदारी को निभाते हैं, और जब वे साथ में गाते हैं तो एक ऐसा म्यूजिक बैरियर बनता है जो इतना मजबूत होता है कि कोई भी डीमन उसे पार नहीं कर सकता। ये सब कहानी हमें एक महिला बता रही होती है जिसका नाम सेलिना है। वो खुद भी पहले एक हंटर रह चुकी है और इस पीढ़ी में उसने 3 लड़कियों को चुना है जिन्हें वो ट्रेन कर रही है ताकि वो इस शील्ड को बनाए रख सके और डीमन से दुनिया को बचा सके। इन तीनों ने मिलकर एक म्यूजिक बैंड बनाया है जिसका नाम है हंटर्स एक्स। इनकी म्यूजिक, इनका अंदाज और इनका टैलेंट पूरी कोरिया में छाया है, मानो हर कोई इनका फैन है। अब हम मिलते हैं बैंड की पहली मेंबर मीरा से, जो बैंड की विजुअल और लीड डांसर है। अपने परिवार में उसे ब्लैक शिप कहा जाता है क्योंकि वो हमेशा कुछ अलग करती है, यहाँ तक कि वह मेटा गाला में भी वो स्लीपिंग बैग पहन कर गई थी जिसने सबको चौंका दिया था। दूसरी मेंबर है जोई, जो बैंड की रैपर है और वो अमेरिका में पली बड़ी है। तीसरी मेंबर है रूमी, जो कि बैंड की लीड सिंगर है। उसकी आवाज इतनी भावुक है कि वो लोगों को रुला तक सकती है। उसकी माँ की मौत तब हो गई थी जब वो बहुत छोटी थी और तब से उसे सेलिना ने ही पाला है और मानो पूरी हंटर्स टीम की सोल रूमी ही है। अब सीन बदलता है और हम उसी कॉन्सर्ट में आते हैं जहाँ से कहानी शुरू हुई थी, जब हंटर्स एक्स के फैंस बेसब्री से उन्हें कॉन्सर्ट में देखने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उनके मैनेजर बॉबी को ऐसा एहसास होता है कि हंटर्स का प्लेन कॉन्सर्ट से दूर जा रहा है। हम देखते हैं कि तीनों लड़कियां फ्लाइट में हैं और यह उनका अब तक का सबसे बड़ा शो होने वाला है और वो खुशी से ढेर सारा खाना खा रही होती है ताकि परफॉर्मेंस के लिए तैयार रह सके। तभी वो और भी खाना ऑर्डर करती है, लेकिन उन्हें जल्द ही महसूस होता है कि फ्लाइट क्रू का बिहेवियर बहुत अजीब है। उन्हें बॉबी का कॉल आता है जो घबरा कर पूछता है कि वो अब तक पहुंची क्यों नहीं है, और जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो उन्हें पता चलता है कि प्लेन गलत दिशा में उड़ रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि फ्लाइट के एयर होस्टेस और पायलट असली नहीं है, वो दरअसल डीमंस है। उनके हाथों पर बने डार्क पैटर्न्स देखकर ये साफ हो गया था कि वो डीमंस है। कुछ ही देर में वो अपने असली डीमन रूप में आकर हमला कर देते हैं, लेकिन हंटर्स डरने की बजाय अपने हथियार निकालती है और अपने सॉन्ग्स गाना शुरू करती है और अपने संगीत की पावर से वह उन डीमंस को हराकर खत्म कर देती है। लेकिन इस लड़ाई के दौरान उनका प्लेन बुरी तरह से डैमेज हो गया था, लेकिन वो लड़कियां अपनी पावर का इस्तेमाल करके प्लेन से कूदती है और सीधा स्टेज पर एंट्री करती है, जिससे सारे फैंस खुशी से पागल हो जाते हैं। जैसे ही उनकी परफॉर्मेंस शुरू होती है, सीन कट होकर हमें डीमन वर्ल्ड में ले जाता है। वहाँ वो डीमन जो अभी अभी हारी है, वो डीमन किंग के पास रिपोर्ट देने जाती है कि वो फिर से हंटर से हार गए। डीमन किंग गुस्से से भड़क उठता है और उस डीमन खत्म कर देता है। फिर वो बाकी डीमन को डांटते हुए कहता है कि अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो हंटर्स के गानों से जो बैरियर बन रहा है वो गोल्ड शील्ड में बदल जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो सारे डीमंस अंडरवर्ल्ड में हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। उसी समय वहाँ एक खास डीमन आता है जिसका नाम जीनू है। वो गाना गाने लगता है एक ऐसे शक्तिशाली डीमन किंग के बारे में जो आत्माओं पर काबू करता था और जिसकी दहाड़ से दुनिया कांप उठती थी। लेकिन फिर कुछ हंटर आए जिन्होंने अपने गानों से उसे भुला दिया और अब वो डीमन भूखा मर रहा है। डीमन किंग उसे चिढ़ाने का आरोप लगाता है, लेकिन जीनू कहता है कि वो उसकी मदद करने आया है। जीनू का नया प्लान है, वो हंटर्स को वहाँ पर मारेगा जहाँ वो सबसे कम उम्मीद कर रही है, जो था उनके फैंस के बीच में। बाकी डीमंस उसका मजाक उड़ाते हैं कि एक डीमन बॉय बैंड बनाने से क्या होगा, लेकिन जब जीनू और उसके साथी खुद को बहुत हैंडसम लड़कों में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं तो डीमन किंग और बाकी डीमंस भी उसकी स्ट्रेटजी की तारीफ करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि हंटर्स अपनी सबसे बड़ी परफॉर्मेंस के बाद आराम करना चाहती हैं, लेकिन रूमी उन्हें बताती है कि उसने उनकी नई गोल्डन रिलीज आज रात शेड्यूल की है। पूरी दुनिया उस गाने को सुनने के लिए एक्साइटेड है। फिर जब वे परफॉर्मेंस से पहले प्रैक्टिस करती हैं तो रूमी की आवाज अचानक बंद हो जाती है और वह कहती है कि उसे 5 मिनट का ब्रेक चाहिए। फिर जब लाइव परफॉर्मेंस में सिर्फ 10 मिनट बचा होता है तो बॉबी घबरा जाता है क्योंकि बाहर 10,000 लोग चिल्ला रहे होते हैं। रूमी टॉयलेट में जाती है और ड्रेस की जिप खोलती है और हमें पता चलता है कि वह असल में एक डीमन है। उसके शरीर
शरीर पर वो डार्क निशान है जो अब उसकी आवाज पर असर डाल रहे हैं। हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ छोटी रूमी सेलिना से पूछती है कि क्या हंटर्स को हर डीमन को मारना होता है, तो सेलिना कहती है हर वो चीज जिसमें ये निशान है वो डीमन होती है। फिर हमें पाते हैं कि रूमी के शरीर पर डीमंस के डार्क निशान इसलिए हैं क्योंकि उसके पिता एक डीमन थे, लेकिन सेलिना उसे भरोसा दिलाती है कि वो एक हंटर है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। फिर वो कहती है कि जब बैरियर शील्ड पूरी तरह से सील हो जाएगा तब सारी डीमंस पावर इस दुनिया से खत्म हो जाएंगी और उसके शरीर से भी वो निशान मिट जाएंगे। तभी रूमी अपने दोस्तों से अपने शरीर को छुपा रही है ताकि उनकी नजर उसके इस राज पर न पड़े। फिर हम इसके बाद हम देखते हैं कि रूमी बहुत उदास है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इस दुनिया को कैसे ठीक करे और खुद को भी, जब उसकी खुद की आवाज ही नहीं है। फिर जब वो घर लौटती है तो उसकी दोस्तें उसे दिलासा देती हैं कि सब ठीक हो जाएगा। वे कहती हैं कि वे परफॉर्मेंस को दोबारा शेड्यूल कर सकती हैं, बॉबी संभाल लेगा। लेकिन बॉबी का कॉल आता है और वो कहता है कि वो इसे संभाल नहीं सकता क्योंकि फैंस बहुत निराश हैं कि हंटर्स ने आज की लाइव परफॉर्मेंस नहीं की। रूमी अपनी दोस्तों से कहती है कि शायद परफॉर्मेंस को दोबारा करना अब मुमकिन नहीं होगा क्योंकि उसकी आवाज ही खतरे में है। तभी मीरा और जोई सुझाव देती हैं कि उन्हें ब्रेक लेना चाहिए, वे इस साल का आइडल अवार्ड छोड़ सकती है, लेकिन रूमी मना करती है। वह कहती है कि ये उनका सबसे इम्पोर्टेंट शो है क्योंकि उसी दिन वे पूरे साल के लिए बैरियर शील्ड को मजबूत करती है। क्योंकि अब गोल्डन परफॉर्मेंस अब से 2 हफ्ते बाद है तो वे फैसला करती हैं कि इसी समय का उपयोग रूमी की आवाज को ठीक करने के लिए करेंगी। जोई के पास इस समस्या को सुलझाने के लिए लगभग 57 आइडिया होते हैं और वह कहती है कि चलो पहले मेरे फेवरेट से शुरू करते हैं। वो रूमी को एक आदमी के पास ले जाती है जो स्पेशल टॉनिक बनाता है। ये टॉनिक न सिर्फ गले की खराश बल्कि रिश्तों की समस्याएं भी ठीक कर सकता है। वे डॉक्टर हॉर्न से मिलते हैं जो रूमी का अजीब सा एनालिसिस करता है और फिर उसे कुछ टॉनिक देता है जो उसकी आवाज में मदद कर सकता है। फिर जब वे घर लौट रही होती हैं तो वे 5 हैंडसम लड़कों को वहाँ देखती हैं जो वहाँ से गुजर रहे होते हैं और लड़कियाँ उन्हें देखकर फिदा हो जाती हैं। लेकिन जब उनमें से एक रूमी को जमीन पर धक्का दे देता है तो लड़कियाँ उससे चिढ़ जाती हैं और कहती हैं कि ये कितने बदतमीज हैं। तभी उन्हें पास के बाजार में कुछ शोर सुनाई देता है और वे देखने जाती हैं। वे वही 5 लड़कों को वहाँ देखती हैं जो एक बॉय बैंड के रूप में गा रहे थे और उनकी आवाज इतनी अच्छी होती है कि सभी लोग उनकी तरफ खींचने लगते हैं। लेकिन लड़कियों को अचानक एहसास होता है कि ये लड़के असल में डीमंस हैं। डीमन तो डीमन ही होता है, चाहे वो कितना भी हैंडसम क्यों न हो। मीरा तुरंत उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन रूमी उसे रोकती है। ये जगह बहुत पब्लिक है और अगर हम इनसे लड़े तो ये आम लोगों को भी मार सकते हैं। वो बॉय बैंड अपना नाम द साजा बॉयज बताते हैं और वहाँ सबको रात के परफॉर्मेंस के लिए इनवाइट करते हैं। लेकिन हंटर्स जैसे ही रात होती है अपने डीमन हंटिंग सूट पहन लेती हैं और डीमंस को मारने की योजना बनाती है। उनका प्लान होता है कि जैसे ही साजा बॉयज स्टेज से बाहर आएंगे वे उन पर हमला करेंगे। लेकिन जिनू जो कि साजा बॉयज का लीडर है वो उन्हें नोटिस कर लेता है और फिर वो मंच पर कहता है आज हमारे साथ एक खास मेहमान है और स्पॉटलाइट हंटर्स पर डाल देता है ताकि उनके अटैक प्लान को बिगाड़ दे। जब हंटर्स का ध्यान भटका जाता है तो साजा बॉयज मौका पाकर भाग जाते हैं और एक बाथ हाउस में घुस जाते हैं। जब लड़कियां उनका पीछा करती हैं तो पता चलता है कि वो एक ट्रैप था। वे वाटर डीमन से घिर जाती हैं। इस लड़ाई में रूमी जिनू के पीछे जाती है ताकि उसे मार सके। इस दौरान उसकी ड्रेस फट जाती है और जिनू यह देखकर चौंक जाता है कि रूमी भी एक हाफ डीमन है। उसके दोस्त उसे लड़ाई में ढूंढ रहे होते हैं लेकिन वह मदद नहीं कर सकती क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई उसके डार्क निशान देखे। तभी जिनू उसकी बाह पर कपड़ा बांध देता है ताकि उसके निशान छुप जाएं जिससे वह जाकर अपने दोस्तों की मदद कर सके। फिर हम देखते हैं कि डीमन किंग जिनू से बहुत खुश होता है क्योंकि वह धीरे धीरे बैरियर को खोल रहा है और इंसानों की दुनिया से सोल्स को खत्म करने की तैयारी कर रहा है। यहाँ हंटर्स ये देखकर डर जाते हैं कि बैरियर कमजोर होता जा रहा है। बॉबी उन्हें बताता है कि साजा बॉयज इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। रूमी को यकीन है कि वे साजा बॉयज को हरा सकती हैं अगर वे आइडल अवार्ड्स स्टेट फेयर के मंच पर उन्हें पछाड़ दें। वह जोई से कहती है कि एक नया गाना लिखे, एक डिस ट्रैक जिससे साजा बॉयज की असलियत सबके सामने आ जाए और वे डीमंस को वापस नर्क में भेजे सके। रूमी डॉक्टर हान से मेलाटॉनिक पीने का फैसला करती है लेकिन तभी यह देखकर निराश हो जाती है कि वो तो बस ग्रेप जूस था। तभी वह अपनी बालकनी में एक अजीब सा टोपी पहना पक्षी देखती है। जब वह उसे चेक करने जाती है तो देखती है कि वहाँ एक डीमन बिल्ली है। वह तुरंत अपनी तलवार निकालती है लेकिन फिर उसे वापस रख देती है जब समझती है कि यह बिल्ली उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। बिल्ली जिनू की ओर से एक चिट्ठी लाती है जिसमें जिनू उसे मिलने बुलाता है। रूमी जाती तो है मिलने लेकिन बात करने नहीं बल्कि जिनू को मारने के लिए। जिनू उसे शांत होने के लिए कहता है और उसके डार्क निशानों के बारे में बात करता है। वह कहता है कि वह उसका भला चाहता है वरना वह अब तक उसके दोस्तों को बता चुका होता कि वह एक डीमन है। रूमी कहती है कि वह डीमन नहीं है। जिनू पूछता
है अगर वह डीमन नहीं है तो फिर ये निशान कहाँ से आए। फिर जिनू उसे कहता है कि उसे पता है ये कैसा लगता है शरीर में ऐसे निशान लेकर जीना। रूमी गुस्से में कहती है कि डीमंस कुछ महसूस नहीं करते। जिनू जवाब देता है हम सिर्फ महसूस करते हैं शर्म, पीड़ा, दुख, यही हमारी सबसे बड़ी कैद है। यही सब सुना कर डीमंस किंग हमें कंट्रोल करता है। वह बताता है कि उसे याद है जब पहली बार उसने डीमन किंग की आवाज सुनी थी 400 साल पहले। तब उसका परिवार बहुत करीब था। उसके पास बस एक गिटार था जिससे वह सड़क पर गाता था, लेकिन किसी को पसंद नहीं आता था। फिर एक दिन उसने उस आवाज को सुना जो कहती थी कि वह कभी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन वो उसकी मदद कर सकता है। उस रात उसके जीवन में सब बदल गया। उसकी आवाज की तारीफ हुई, राजा ने उसे बुलाया। उसका परिवार महल में रहने लगा, लेकिन उसके शरीर पर धीरे धीरे डार्क निशान फैलने लगे और फिर उसने खुद को डीमंस की दुनिया में कैद पाया, राजा का गुलाम बनकर। उसके जाने के बाद उसका परिवार सब कुछ खो बैठा और वह आज तक उस शर्म के साथ जी रहा है। वह रूमी से कहता है कि वह खास है क्योंकि वह अभी भी खुद को कंट्रोल कर पा रही है। उसके अंदर वो आवाज नहीं आती। वह कहता है कि वह जानता है कि रूमी अभी भी इनकार कर रही है कि वह क्या है, लेकिन एक दिन वह अपनी असलियत को स्वीकार करेगी और जब वह ऐसा करे तो वह उससे मिलने आ सकती है। अगले दिन लड़कियां एक गाना तय कर लेती हैं जिसे वे आइडल अवार्ड में परफॉर्म करेंगी, जिसका नाम है टेक डाउन। वे फैंस के ऑटोग्राफ सेशन में जाती हैं, लेकिन तभी साजा बॉयज भी वहाँ आ जाते हैं और उनकी प्रेजेंस फैंस को दो हिस्सों में बांट देती है। फिर रूमी सुझाव देती है कि क्यों न दोनों बैंड एक ही टेबल पर बैठे क्योंकि उन्हें हर फैन की जरूरत है। जिनू कोशिश करता है कि वह रूमी से बात करे, लेकिन रूमी कहती है कि वह किसी ऐसे इंसान से बात नहीं करेगी जो डीमन किंग की मदद कर रहा हो। जिनू कहता है मैं खुद की मदद कर रहा हूँ। अगर मैं राजा की सेवा करूँगा तो वो मेरी यादें मिटा देगा और मेरे सिर से वो आवाजें चली जाएंगी। फिर जब रात में जब रूमी गाने की प्रैक्टिस कर रही होती है, बिल्ली बार बार उसके कमरे में आती है उसे बुलाने के लिए, लेकिन वह मना कर देती है। फिर मीरा ये नोटिस करती है कि रूमी गाने के बोल बदल रही है। वह पूछती है तुम ये क्या कर रही हो। रूमी कहती है ये गाना सही नहीं लग रहा, बहुत नफरत से भरा है। मीरा को शक होने लगता है कि रूमी सच्चाई छुपा रही है क्योंकि उसे जिनू से बात करते भी देखा गया है। लेकिन फिर मीरा माफी मांगती है और कहती है कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो हर एक डीमन सोल को खत्म करना चाहती है। धीरे धीरे जिनू और उसके बैंड के गानों से उनके फैंस की आत्माएं निकलने लगती हैं। वे सभी आत्माएं डीमन किंग को दी जाती हैं, जिससे वह और ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। इस सब के बीच रूमी आखिरकार जिनू को एक चिट्ठी भेजती है जिसमें वह उसे मिलने के लिए कहती है। रूमी जिनू से कहती है कि अगर वह सच में आजादी चाहता है तो डीमन किंग की मदद छोड़कर उन्हें आइडल अवार्ड जीतने में मदद करे, क्योंकि जब वे जीतेंगे तब बैरियर शील्ड पूरी तरह से सील हो जाएगा और डीमन किंग हमेशा के लिए इस दुनिया से कट जाएगा। जिनू इस प्रस्ताव को मान लेता है और कहता है कि वह अपनी बैंड को प्रतियोगिता से वापस ले लेगा। अब हम देख सकते हैं कि रूमी और जिनू के बीच फीलिंग्स जग चुकी है। फिर रूमी अपनी दोस्तों के साथ गाने की प्रैक्टिस करती है, लेकिन कहती है कि वह अब वो गाना नहीं गाना चाहती जिसमें डीमंस के लिए इतनी नफरत भरी है। मीरा गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि रूमी अब उस मिशन के खिलाफ हो गई है जिसे वे पूरा करने निकली थी। वह कहती है तुम इन सब के खिलाफ क्यों हो गई हो, तुम अब वो रूमी नहीं लगती हो जिसे मैं जानती थी। रूमी कुछ कहने ही वाली होती है, तभी एक बड़ी मुसीबत सामने आती है। बैरियर शील्ड और ज्यादा कमजोर हो जाता है और अब ज्यादा से ज्यादा डीमन इंसानों की दुनिया में घुसने लगते हैं। वो लड़कियां अब डर जाती हैं और कहती हैं कि अगर रूमी की आवाज नहीं लौटी तो ये सब खत्म हो जाएगा। आखिरकार आइडल अवार्ड का दिन आ जाता है। हंटर्स मंच पर आती हैं और बेहद शानदार प्रदर्शन करती हैं। रूमी अंतिम पंक्ति गाने ही वाली होती है, तभी कुछ डीमन बॉबी का अपहरण कर लेते हैं। जोई और मीरा उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन यह सब एक चाल थी ताकि मंच खाली हो जाए। तभी दो डीमन मीरा और जोई का रूप लेकर मंच पर आ जाते हैं और रूमी की ड्रेस फाड़ देते हैं, जिससे उसके शरीर पर मौजूद डार्क निशान सबके सामने उजागर हो जाते हैं। फिर मीरा और जोई ये देखकर शॉक रह जाती हैं। वे अपने हथियार उसकी ओर तान देती हैं, क्योंकि अब उन्हें रूमी में अपनी दोस्त नहीं बल्कि सिर्फ एक डीमन नजर आता है। रूमी टूट जाती है। वह उन्हें सब कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं होती। रूमी दौड़ती हुई मंच से नीचे उतरती है रोती हुई और जिनू को ढूंढती है। जब वो जिनू को ढूंढ लेती है तो उसे पता चलता है कि जिनू ही वह इंसान था जिसने सबके सामने उसका सच उजागर किया। वह कहता है कि उसने जो कुछ भी कहा था, अपना अतीत, परिवार, सब झूठ था। उसका असली मकसद सिर्फ रूमी का भरोसा जीतना था ताकि वह उसे डीमन किंग के लिए इस्तेमाल कर सके। वह कहता है कि उसने तो अपने परिवार को खुद छोड़ दिया था, वह बस अपनी जिंदगी की तकलीफें भूलना चाहता था। अब हम देखते हैं कि डीमन किंग मीरा और जोई के दिमाग में घुस जाता है और उन्हें एक दूसरे से नफरत करवाने लगता है। वह साजा बॉयज के सारे फैंस के दिमाग पर भी काबू पा लेता है और सबको उनके शो की ओर खींच लेता है। जैसे ही साजा बॉयज गाना शुरू करते हैं, डीमन किंग प्रकट होता है और सबकी आत्माएं चूसने लगता है। फिर हम देखते हैं रूमी सेलिना के पास जाती है और उसे कहती है कि वो सब कुछ ठीक करना चाहती थी, खुद को भी, पर वो ऐसा नहीं कर पाई। वो कहती है कि इससे पहले कि मैं जो बनाने आई थी उसे बर्बाद कर दूं, मुझे खत्म कर दीजिए। लेकिन
सेलिना उसे कहती है कि वो अभी भी सब कुछ ठीक कर सकती है, बस उसे वो डार्क निशान छुपाना होगा जैसे वो छुपाती आई है। लेकिन रूमी कहती है मैं ये अब और नहीं छुपा सकती। सेलिना कहती है हमें अपनी कमजोरियों को छुपाना पड़ता है, लेकिन रूमी कहती है आप मुझे इसी रूप में एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते। और वो कहती है अगर मुझे इसी तरह अपनी कमियों को छिपाकर गोल्डन शील्ड बचाना है तो मुझे ये खुशी है कि ये बर्बाद हो गया। फिर हम देखते हैं रूमी फिर से वहीं आ जाती है और अब वो एक नई शील्ड बनाने की कोशिश में एक अलौकिक गीत गाना शुरू करती है, ऐसा गीत जो आत्मा को झकझोर देता है। उसके इस गीत से मीरा और जोई की आंखें खुल जाती हैं और वे होश में आ जाती हैं। सभी फैंस की आत्माएं भी वापस उनके शरीर में लौटने लगती हैं। अब डीमन किंग खुद रूमी को खत्म करने आता है, लेकिन तभी जिनू बीच में आ जाता है और खुद को बलिदान कर देता है रूमी को बचाने के लिए। मरते समय वह माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी जैसा बनने की कोशिश कर रहा था। अब सभी फैंस एक साथ गाना गाने लगते हैं और वह गाना इतना शक्तिशाली होता है कि हंटर्स को एक नई शक्ति मिलती है। वे तीनों रूमी, मीरा और जोई एक साथ डीमन किंग पर वार करती हैं और अंत में वो डीमन किंग नष्ट हो जाता है। नई बैरियर शील्ड अब हमेशा के लिए सील हो जाती है और सभी डीमन इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाते हैं। टेप ऑफ डीमन हंटर्स हमें सिखाती है कि हर इंसान के अंदर एक छुपा हुआ वॉरियर होता है जो अपने फियर्स, प्रेशर और डार्कनेस से लड़ता है। ये फिल्म दिखाती है कि ग्लैमर और फेम के पीछे भी कई सैक्रिफाइसेस और अंदरूनी जंग छिपी होती है, लेकिन जब हम म्यूजिक और यूनिटी के जरिए एक दूसरे से जुड़ते हैं तो हम अंधकार से रोशनी की ओर बढ़ सकते हैं। और अंत में ये समझ आता है कि असली ताकत नाम या शोहरत में नहीं बल्कि अपने सच के साथ खड़े रहने में होती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है।